हेलो एवरीवन। आज 6 दिसंबर है और आज का जो हमारा करंट अफेयर का पहला टॉपिक है वो है नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स। अब नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स में हम क्या करते हैं? तो इसमें सबसे पहला काम जो होता है वो ये है कि एक बेंचमार्क की तरह काम करता है, जिससे स्टेट लेजिस्लेचर्स अपनी फंक्शनिंग को जज कर सकते हैं कि वो क्या सेट पैरामीटर्स हैं जिसके हिसाब से उन्हें काम करना है। तो दिस सिस्टम वर्क्स एज अ बेंचमार्क फॉर द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। फिर इसका एम क्या है? इसका एम है जो स्टेट असेंबलीज हैं उनको प्रोडक्टिव बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना, रिसर्च ड्रिवन बनाना और डिजिटली एनेबल्ड बनाना। जैसा कि गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव है, उसके हिसाब से सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को फुल्ली डिजिटली एनेबल्ड बनाना भी इसका एक एम है, जिसके हिसाब से ये अलग अलग स्टेट असेंबलीज को रैंक करेगा। फिर अब इसमें इंडिकेटर्स क्या है? इसमें इंडिकेटर्स पे दो टाइप के हैं। पहले प्रोडक्टिविटी मेजर है, दूसरा ट्रांसपेरेंसी एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है। अब प्रोडक्टिविटी मेजर में क्या देखते हैं? देखते हैं कि नंबर ऑफ सिटिंग, उस वो जो स्टेट है उसकी जो असेंबली है वो साल में कितनी बार सिटिंग पे आ रही है। ठीक है, और कितने देर के लिए सिटिंग हो रही है, ड्यूरेशन ऑफ सेटिंग, तो नंबर ऑफ सेटिंग और ड्यूरेशन ऑफ सेटिंग। फिर कितने परसेंट ऑफ बिल कमिटीज को रेफर किए जा रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। कहीं गवर्नमेंट बहुत ही हेस्ट में तो बिल पास नहीं कर दे रही है कि सारे बिल आए और पास हो गए उसी दिन, कमिटी को रेफर ही नहीं किए गए डीप स्टडी के लिए। फिर एवरेज टाइम कितना है एक बिल को पास करने के लिए, इससे पता चलेगा कि उस बिल पे कितना प्रोडक्टिव डिबेट हो रही है, उस बिल के ऊपर कितने ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट्स सुने जा रहे हैं। तो एवरेज टाइम से ये पता चलता है, इसलिए एवरेज टाइम भी देखा जाएगा इसमें कि कितना ज्यादा एवरेज टाइम लग रहा है एक बिल को पास करने के लिए। अब फिर अगली चीज है आवर्स डिवोटेड टू क्वेश्चन आवर एंड फ्लोर डिबेट। फिर क्वेश्चन आवर में भी यही होता है कि अब जो अलग मेंबर्स होते हैं वो मिनिस्टर से जो बिल लेके आ रहे हैं उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इन सब चीजों को भी देखा जाएगा कि क्वेश्चन आवर को कितने टाइम दिए जा रहे हैं और फ्लोर डिबेट को कितना टाइम दिया गया है। फिर जो अगली चीज है वो है ट्रांसपेरेंसी एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ। अब इसमें वही देखते हैं कि लेवल ऑफ डिजिटाइजेशन कितना है, टेक्नोलॉजी का कितना यूज करती है वो असेंबली, और ई गवर्नेंस टूल कितने ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं वहां पे। तो ये चीजें थी कुछ नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स से रिलेटेड। फिर अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल पे जाता है, हर दिन 2 पेजर पीडीएफ भी जाता है और मंथ के एंड में मंथली पीडीएफ भी जाता है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ये उसका क्यूआर कोड भी है। फिर जो अगली टॉपिक है वो हमारी पीएम किसान से रिलेटेड है। अब पीएम किसान क्या है? पीएम किसान एक गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम थी, जिसमें गवर्नमेंट बहुत ही सिंपल काम करती है कि गवर्नमेंट हर एलिजिबल फार्मर को 6,000 रुपए देती है हर साल में। तो ये पैसा जो होता है वो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मेथड से। ये पैसा मिलता क्या है? ये पैसा 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, अप्रैल टू जुलाई, अगस्त टू नवंबर एंड दिसंबर टू मार्च। मतलब साल भर में थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिलता रहता है। ठीक है, ताकि किसान के थोड़े बहुत खर्चे मैनेज हो सके। फिर अब ये क्वेश्चन है कि एलिजिबल कौन है इसमें? तो इस स्कीम का टारगेट स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, यानी जिनके पास अपनी जमीन का रिकॉर्ड है। लेकिन कुछ लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, जैसे इनकम टैक्स पेयर्स है, अगर वो इंसान बिग ऑफिसर है, एमपी है या एमएलए है या फिर गवर्नमेंट सर्विस में हायर पोस्ट पे है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। उनके घर में कोई भी पार्टनर हो तब भी पैसा नहीं मिल पाएगा। ठीक है। फिर अगली चीज क्या है कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकता है? अगर कोई किसान है जिसे चाहिए पीएम किसान का बेनिफिट उठाना है तो वो रजिस्ट्रेशन कैसे करेगा? किसान अपना आधार कार्ड, अपना बैंक अकाउंट और लैंड रिकॉर्ड दे करके रजिस्टर हो सकता है। आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन कंपलसरी है, ताकि फ्रॉड ना हो और पैसा डायरेक्ट उसी इंसान को पहुंचे जिसका वो जमीन है या जो किसान है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। अब स्कीम आ गई, ठीक है, कौन एलिजिबल है ये भी देख लिया, कौन कैसे अप्लाई कर सकता है ये भी देख लिया, स्कीम के अंदर क्या है ये भी देख लिया। फिर अब क्या है कि इसका इम्पैक्ट क्या 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 हुआ है। इस स्कीम ने काफी हद तक रूरल एरियाज में इनकम सपोर्ट दिया है। बहुत सारे फार्मर्स इस पैसे को सीड फर्टिलाइजर और डेली एक्सपेंसेस में यूज कर सकते हैं, जिन्हें भी मिल रहा है ये। और गवर्नमेंट का क्लेम है कि इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ गया है किसानों का, खासकर क्योंकि सबका बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है। जिस चीज से अगर पैसे चाहिए किसी को तो उसे अपना बैंक अकाउंट लिंक कराना ही पड़ेगा। पर प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स है कि कई स्टेट में लैंड रिकॉर्ड्स अपडेट ही नहीं होते हैं।
तो जेन्युइन किसान भी पेमेंट से दूर रह जाते हैं, उन्हें मिल नहीं पाता। कभी कभी आधार कार्ड बैंक मिसमैच की वजह से कभी होता है ना कि फिंगरप्रिंट ही नहीं मैच होता, जो आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट पहले से सेव्ड है उससे। तो इस चीज से भी कुछ लोग बाहर रह जाते हैं स्कीम से। लेकिन ओवरऑल ये एक ठीक स्कीम है। तो जो इसका मेन कुछ फीचर्स हैं, मतलब जो फैक्चुअल डेटा है, वो है कि ये 2019 में लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आती है। फिर नॉट अवेलेबल फॉर किसके लिए है वो मैंने आपको बता दिया। फिर फार्मर्स रिसीव 6,000 पर मंथ इन 3 क्वार्टर्स, ये भी बता दिया है। और फिर मैंडेटरी किसान पहचान पत्र ये सरकार ने कर दिया, फार्मर आईडी जिसके लिए ये देनी पड़ेगी, तभी ये आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा, ये भी बता दिया। तो अगर आपको फिर से जब पढ़ना है तो आप ये स्कीम को रिवाइज कर सकते हैं यहाँ से। फिर जो अगला टॉपिक है हमारा वो है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। अब ये क्या है, ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनको आरबीआई क्या बोलता है कि आरबीआई इन्हें डेजिग्नेट करता है एज डीसिप्स, मतलब डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। मतलब ये ऐसे बैंक हैं जो कि क्या है, टू बिग टू फेल है। ठीक है, मतलब ये फेल नहीं हो सकते। अगर ये फेल हुए तो कंपनी का जो, सॉरी, कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। तो ये बैंक है एचडीएफसी, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, ये 3 बैंक हैं इंडिया में जो डीसिप्स के अंदर आते हैं। अब अगली चीज क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इनके फेल होने से कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम भी फेल हो जाएगा। फिर आरबीआई ने इन्हें इंट्रोड्यूस किया था 2014 में से ही, आरबीआई आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है। फिर अब इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया होता है साइज ऑफ द बैंक, बैंक ने कितने लोन दे रखे हैं, बैंक के पास एसेट कितना है, इंटरकनेक्टेडनेस विद फाइनेंशियल सिस्टम, वो बैंक बाकी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितना ज्यादा अच्छे से कनेक्टेड है, लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब उस बैंक को हटा करके कोई और बैंक ला सकते हैं क्या। मान लीजिए कल अचानक से एचडीएफसी बैंक इंडिया से गायब हो जाता है 1 सेकंड में, तो क्या जो उसका गैप है वो तुरंत ही कोई और बैंक या और कोई चीज फिल कर सकती है। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशंस, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑपरेशंस वो जो कर रही है अपने लिए, किसको लोन दे रही है, कितने बड़े कंपनीज को लोन दिया है, कितने फार्मर्स को लोन दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बैंक को डिसिप्ट की कैटेगरी में डालने के लिए। फिर अब ये क्या है कि ये 5 बकेट्स में डाले जाते हैं। बकेट्स के बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 बकेट्स इसलिए बनाए हैं क्योंकि जो बेसल नॉर्म्स के हिसाब से जो टीयर 1 में आपको परसेंटेज कुछ अपने एसेट का रखना पड़ता है टीयर 1 में, उस लिए 5 बकेट बनाए हैं। 5 बकेट मतलब उसमें अलग अलग परसेंटेज आपको उस बैंक को रखना पड़ेगा। मान लीजिए जो फर्स्ट बकेट है उसमें अगर कोई बैंक है, उसको 0.2% रखना पड़ रहा है, सेकंड वाले को 0.3% रखना पड़ेगा, तो इस टाइप से है। तो इसलिए 5 बकेट बनाई गई है। फिर इसमें बेसल 1 में जो टीयर 1 होता है उसमें जो एसेट्स आते हैं उसको इसमें डाला जाएगा परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट के हिसाब से। तो ये था कुछ चीज किसके लिए, डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के लिए, डीसिप्स के लिए। फिर जो अगला टॉपिक है वो है एक एक्सरसाइज, किसकी है ये एक्सरसाइज, इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है एक्सरसाइज एक्वेरिन। इस बार हुई है 2 से 15 दिसंबर के बीच में त्रिवेंद्रम केरला में। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। फिर अगला एक ज्योग्राफी का टॉपिक है हमारा, क्या, रिंग ऑफ फायर। अब रिंग ऑफ फायर क्या है, तो रिंग ऑफ फायर बेसिकली पैसिफिक ओशियन के अराउंड एक बड़ा सा हॉर्सू शेप वाला एरिया है। ये देखिए कुछ हॉर्सू शेप का लग रहा है, मिलता जुलता है उससे, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रीजन में दुनिया के 75% एक्टिव वॉल्केनो दुनिया के इसी एरिया में पाए जाते हैं। और लगभग 90% अर्थक्वेक यहीं पे होंगे, मतलब 75% वॉल्केनो और 90% अर्थक्वेक, ठीक है, यहीं पे मिलेंगे। इसीलिए ये रिंग ऑफ फायर इसे बोल देते हैं। अब क्वेश्चन है कि यहाँ इतनी एक्टिविटी क्यों है, सारे वॉल्केनो यहीं पे क्यों है या सारे अर्थक्वेक यहीं पे क्यों आते हैं। तो रीजन क्या है, इसका रीजन है टेक्टोनिक प्लेट्स। ये देखिए ये सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जैसे पैसिफिक प्लेट है, नास्का प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट है, ये सारी एक दूसरे से या तो कोलाइड कर रही हैं या स्लाइड कर रही हैं और या सेपरेट हो रही हैं। मतलब कोलिजन हो रहा, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे सिर्फ कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री है
या सिर्फ डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री है, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आंसर उसका वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव भी है, डिस्ट्रक्टिव भी है और ट्रांसफॉर्म भी है। तीनों टाइप की बाउंड्री मिलती है रिंग ऑफ फायर में, जहां प्लेट्स के बीच में फ्रिक्शन, कोलिजन और सबडक्शन हो रहा है। अब अगर बाउंड्रीज है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो फ्रिक्शन है, कोलिजन है और सबडक्शन है। वहां वोल्केनो और अर्थक्वेक दोनों कॉमन है। अगर तो रिंग ऑफ फायर में सबसे ज्यादा सबडक्शन जोन्स है, ठीक है, सबसे ज्यादा सबडक्शन जोन्स है। फिर इसका मतलब है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है। जब प्लेट पिघलती है तो मैग्मा ऊपर आता है और फिर वॉल्केनिक एरप्शन। एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे, मान लेते हैं ये एक प्लेट है, ठीक है, इसके नीचे जा रही है ये दूसरी प्लेट, ठीक। तो ये जाकर के यहाँ मैग्मा में पिघल जाएगी, फिर यहाँ से मैग्मा ऊपर आएगा। ये ऊपर आया मैग्मा और यहाँ से वॉल्केनिक एरप्शन हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप से था ये रिंग, कैसे सबडक्शन प्लेट कैसे वॉल्केनिक एरप्शन करती है। इस रिंग के इंपॉर्टेंट रीजन कौन से हैं? सबसे पहला क्या है? जापान इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमेशा अर्थक्वेक आता रहता है, कॉमन सी चीज है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में इधर इंडोनेशिया में वॉल्केनोज बहुत ज्यादा आएंगे, ठीक। फिर अब आएगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में क्या है? न्यूजीलैंड है, अलास्का है और यूएस का वेस्ट कोस्ट है, ये वाला कोस्ट। अब ये सब रिंग ऑफ फायर का ही हिस्सा है। 2011 का जो जापान का टोहोकू अर्थक्वेक आया था और इंडोनेशिया का माउंट मेरापी इरप्शन हुआ था, ये दोनों रिंग ऑफ फायर से लिंक्ड है। इंडिया का क्या है? इंडिया डायरेक्टली रिंग ऑफ फायर में तो नहीं है, यहाँ से दिख ही रहा है आपको कि इंडिया डायरेक्टली रिंग ऑफ फायर में नहीं है। पर जो इंडियन ओशियन में 2004 में सुनामी आई थी, बहुत ही भयंकर सुनामी थी इंडिया के लिए वो, उसका ट्रिगर कहाँ पे था? वो यहीं पे था, रिंग ऑफ फायर से ही रिलेटेड था। पैसिफिक प्लेट से एक्चुअली रिलेटेड था वो। तो ये थी चीजें रिंग ऑफ फायर के बारे में, और ये था आज का हमारा टॉपिक करंट अफेयर्स का। तो इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।